बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आज जो हम फैमिली कोड्स एक्ट 1964 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और फैमिली कोर्ट एक्ट, ये सारे जो है ना फैमिली लॉ के लिए यूज़ होते हैं। आज जितने भी फैमिली डिस्प्यूट्स हैं ना, जैसे कि बच्चों की कस्टडी का मैटर हो गया, उस तरह के सारे खुला के, शादी के, मेंटेनेंस, जहेज़ के, ये सारे फैमिली मैटर्स आते हैं। तो इनके लिए जो है ना गार्डियन एंड वार्ड एक्ट, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस और फैमिली कोड एक्ट 1964 ये सारे यूज़ होते हैं। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है कि जब भी कोई पिटीशन दायर की जाती है तो उसका फिर रिप्लाई आता है, तो उसके बाद फिर जो है ना कोर्ट देखती है कि इश्यूज़ फ्रेम करती है, उसके बाद फिर एविडेंस आती है और एविडेंस के बाद फिर जो है ना सब सारा कुछ हो जाता है, देख लेती है कोर्ट, सारे इश्यूज़ को फ्रेम कर लेती है, दोनों साइड्स के वकीलों को, काउंसल्स को सुन लेती है, उसके बाद फिर ऑर्डर जारी करती है, फिर फाइनल जजमेंट देती है। तो ये सारा इसका प्रोसीजर होता है। तो अब इसमें ये सेक्शन 1 जो है ना वो ये कह रहा है कि इट शैल एक्सटेंड टू होल ऑफ द पंजाब। पहले ये पाकिस्तान था, तो अमेंडमेंट के बाद इसको होल ऑफ द पंजाब कर दिया गया। सब सेक्शन 3 कह रहा है, 1 का सब सेक्शन 3 कह रहा है इट शैल कम इनटू फोर्स इन सच एरिया और एरियाज़ ऑन सच डेट्स गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। इसमें ये जब नोटिफाई कर देगी गवर्नमेंट ऑफिशियल गज़ट में, तो उसके बाद ये इन्फोर्स हो जाएगा लॉ। अब इसमें 4 ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू दिस एनी सूट और any application under the Guardian and Ward Act 1890 pending for trial or hearing in any court immediately before the coming into force this act, and all such suits and applications shall be heard and disposed of as if this act was not in force। इससे पहले जितने भी केसेस चल रहे थे गार्डियन एंड वार्ड के मुताबिक जो है ना, ये एक्ट जो है ना उन पे असरअंदाज नहीं होगा, उनको मुतासिर नहीं करेगा और वो ऐसे ही डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे जैसे कि वो बिल्कुल वैसे ही डिस्पोज ऑफ किए जाएंगे जैसे कि उन्होंने अडॉप्ट किया गया था प्रोसीजर को। ठीक है, तो ये जो है ना 4 इसका ये कह रहा था। अब आगे 5 का मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। कोई भी जब एप्लीकेशन जो है ना गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो अगर फ़ाइल की थी उसके मुताबिक फ़ाइल की गई थी और ट्रायल अभी तक चल रहा है, उसका पेंडिंग है और उस वजह से डिसमिस किया गया था जुरिस्डिक्शन की वजह से कि इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो इसको दोबारा एंटरटेन किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि अगर जुरिस्डिक्शन ना होने की वजह से जो है ना कोई भी सूट डिस्पोज ऑफ कर दिया गया था, तो इस एक्ट के इन्फोर्स होने के बाद उसे उसी स्टेज से दोबारा शुरू किया जाएगा जहाँ पे उसको डिसमिस किया गया था। जुरिस्डिक्शन ना होने की वजह से उसको डिसमिस कर दिया गया था, तो ये एक्ट इन्फोर्स होने के बाद जो है ना उसको वहीं से डिसमिसल के बाद उसको वहीं से शुरू किया जाएगा जहाँ से उसको डिसमिस किया गया था। तो ये जो है ना ये 5 कह रहा था। उसके बाद डेफिनेशन क्लॉज आती है। आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड चेयरमैन शैल हैव द मीनिंग रिस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस। आर्बिट्रेशन काउंसिल और चेयरमैन का वही मीनिंग है जो MFLO मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। इसका पूरा एक लेक्चर जो है ना मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का एक पूरा लेक्चर अपलोड है, वो उसकी डिटेल आप वहाँ से देख लेंगे कि आर्बिट्रेशन काउंसिल और चेयरमैन इन दोनों का जो है वही मीनिंग है रिस्पेक्टिवली जो कि MFLO में दिया गया। यहाँ पे फैमिली कोर्ट मीन कॉन्स्टिट्यूट अंडर एक्ट। फैमिली कोर्ट मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूट की है इस एक्ट के तहत। ठीक है, और गवर्नमेंट मीन जो है ना गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब है इसमें। और उसके बाद जो है पार्टी आ जाता है। पार्टी शैल इंक्लूड एनी पर्सन हुज प्रेजेंस एज सच इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिसीजन ऑफ द डिस्प्यूट एंड होम द फैमिली कोर्ट एड्स एज ए पार्टी टू सच डिस्प्यूट। पार्टी इसका मतलब यहाँ पे ये लिया जाएगा कि नेसेसरी पार्टी जो कहते हैं हम, कि जिसके बगैर केस डिसाइड नहीं हो सकता। तो अगर वो पार्टी नहीं आएगी तो उसको डिसाइड नहीं कर सकते केस को, तो इसलिए जो है ना उस पार्टी का होना लाजमी ज़रूरी है। उस पार्टी के बगैर केस डिसाइड नहीं हो सकेगा, उसको नेसेसरी पार्टी कहते हैं। तो इसमें ये कहा गया कि पार्टी शैल इंक्लूड एनी पर्सन हुज प्रेजेंस इज़ एज सच इज़ कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डिसीजन। प्रॉपर डिसीजन के लिए उसके होना नेसेसरी है
ऑफ द डिस्प्यूट होम द फैमिली कोर्ट एड्स टू पार्टी ऑफ सच डिस्प्यूट। ठीक है, तो उसके लिए जो है ना उस पार्टी का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बगैर जो है ना डिसीजन जो है ना फिर नहीं हो सकता, प्रॉपर डिसीजन नहीं हो सकेगा। उस डिस्प्यूट जो भी डिस्प्यूट है उसका प्रॉपर डिसीजन नहीं हो सकेगा अगर वो पार्टी नहीं जो है ना उसमें शामिल नहीं है, वो नहीं है, शामिल नहीं है उसमें, या वो मौजूद नहीं है, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है जी शेड्यूल। शेड्यूल मीन्स द प्रेस्क्राइब्ड अपेंडेड अंडर द एक्ट। अब इसमें ना एक शेड्यूल दिया गया इसके लास्ट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल 1 है, इसका पार्ट 1 है। इसमें ये कहता है कि रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, ये इसका मैं ये कहने का मतलब है शेड्यूल में जो है ना जो चीज़ दिए हैं ये सारे फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत जो है ना इनको एंटरटेन किया जाएगा। रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज को, डावर को, मेंटेनेंस को, रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट्स, हकों के ज़ानाशोई, किसी की बीवी चलेगी, इसका भी लेक्चर पूरा कंप्लीट लेक्चर मौजूद है। और रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज खुला का जो है ना इसका भी एक लेक्चर पूरा मौजूद है। कस्टडी, इसका भी एक पूरा लेक्चर मौजूद है। गार्डियनशिप, मतलब ये है गार्डियनशिप किसके पास गार्डियनशिप रहेगी। डेक्टिटेशन ऑफ मैरिज, मतलब सिरे से कोई शादी हुई नहीं है। और पर्सनल बिलोंगिंग वाइफ के बारे में जो है, एनी मैटर रिलेटिंग टू निकाह नामे, इस सारे से रिलेटेड जो है ना ये मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है ना ये इसके साथ डील करता है। अच्छा, पार्ट 2 में जो है ना ये ऑफेंसेस दिए गए हैं कि मजिस्ट्रेट की पावर भी जज को हासिल है, फैमिली जज को, कि अगर कोई एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं तो इसके जो है ना फैमिली जज उसको मजिस्ट्रेट की जो है ना पावर भी हासिल है। तो वो भी सारी इसमें बयान की गई हैं पार्ट 2 में। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे यूनियन काउंसिल मतलब कमेटी, ये सारा कुछ वही जो मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब वर्ड और एक्सप्रेशन जो है ना यूज इन दिस एक्ट बट नॉट हेयर एंड डिफाइंड शैल हैव बीन मीनिंग एक्सप्रेसिवली कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अगर कुछ वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो कोई इधर डिफाइन नहीं किए गए उसका मतलब वही लिया जाएगा जो कि CPC में मतलब है उसका। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे मतलब ये है, ये लिया जाएगा। अब आगे आता है ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स। गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश 1 और मोर फैमिली कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। गवर्नमेंट जो है ना वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ना एक या एक से ज़्यादा उसको देखेगी रिक्वायरमेंट कितनी है डिस्ट्रिक्ट में, तो उसके मुताबिक जो है ना फैमिली कोर्ट्स को जो है ना एस्टेब्लिश किया जाएगा। और एट सच अदर प्लेसेस एज डीम नेसेसरी एंड अपॉइंट जज और ईच डिस्ट्रिक्ट। उस जो है ना ईच डिस्ट्रिक्ट के लिए एक जज जो है ना वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो पंजाब गवर्नमेंट ने ना हर डिस्ट्रिक्ट के लिए उसकी डिमांड के लिए एक से ज़्यादा कोर्ट को ना इस्टेब्लिश की जाएंगी। गवर्नमेंट शैल एस्टेब्लिश 1 और मोर, एक से ज़्यादा जो है ना की जाएंगी, इस्टेब्लिश की जाएंगी डिस्ट्रिक्ट में। और आगे फिर कह रहा है कि प्रोवाइडेड दैट एट लीस्ट 1 फैमिली कोर्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट शैल बी प्रिजाइडेड ओवर बाय वुमेन। और डिस्ट्रिक्ट में जो एक फैमिली कोर्ट है उसमें जो है ना एक औरत लाजमी होगी। एक फ़ीमेल जज को एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए अपॉइंट किया जाएगा। और अगर किसी केस के डिस्पोजल के लिए वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी बैठ सकती है तो उसकी कोर्ट किसी भी जगह सिट की जा सकती है। ठीक है, मतलब जो है ना वो कहीं भी बैठ के ना कोर्ट को प्रिजाइड कर सकती है। किसी और डिस्ट्रिक्ट में भी जाना चाहे तो वह भी जा सकती है। ठीक है, ये इसमें कह रहा था कि ए वुमेन जज मे बी अपॉइंटेड फॉर 1 और मोर डिस्ट्रिक्ट, एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट के लिए उसको अपॉइंट किया जाता है। इन सच केसेस द वुमेन जज मे सिट इन डिस्पोजल ऑफ केस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन आइदर डिस्ट्रिक्ट एज गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, जहाँ पे गवर्नमेंट जो है ना उसको स्पेसिफाई कर देगी। आगे फिर कहता है कि गवर्नमेंट शैल इन कंस्टिट्यूशन में हाई कोर्ट अपॉइंट एज मैनी वुमेन जजेस एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 के तहत जो है ना 1 के लिए नेसेसरी है। गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के बाद किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा फीमेल जजेस को अगर उसकी ज़रूरत है तो वो अपॉइंट कर सकती है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में एक से ज़्यादा फीमेल जजेस की ज़रूरत है, जैसे कि लाहौर में अब काफ़ी सारी फीमेल जजेस की ज़रूरत है और यहाँ पे हैं भी काफ़ी सारी फीमेल जजेस हैं, फैमिली जजेस, तो वो अपॉइंट की जा सकती हैं। अब छोटा शहर है उसमें ज़्यादा नहीं ज़रूरत होगी तो वहाँ पे कम भी की जा सकती हैं। ठीक है, ये जो है ना ये एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट के बारे में था सेक्शन 3। अब आगे आता है क्वालिफ़िकेशन, कि इनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी जजेस की। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ फैमिली कोर्ट अनलेस ही हैज़ बीन ए डिस्ट्रिक्ट क्वालिफाइड अपॉइंटेड
डिस्ट्रिक्ट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सिविल और काजी दस्तूरुल अमल दीवानी रियासत कल्लात। ट्राइबल एरियाज़ में ना जैसे यहाँ पे सिविल कोर्ट्स हैं तो वहाँ पे होती हैं दस्तूरुल अमल दीवानी, उनको वहाँ पे वो कहा जाता है रियासत कल्लात में ट्राइबल एरियाज़ में जो है ना, तो वो उनके लिए वहाँ पे वो काजी होता है। यहाँ पे सिविल जज होता है और वहाँ पे काजी होता है। काजी वहाँ पे लिए अपॉइंट किया जाएगा। अब इस पर्सन के लिए जो है ना इसकी क्वालिफ़िकेशन ये बताई गई है कि ASJ सिविल जज असाइन कर, इनकी ये रिक्वायरमेंट है। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड, कोई भी पर्सन जो है ना अपॉइंट नहीं किया जाएगा एज ए जज फैमिली कोर्ट अनलेस ही और हैज़ बीन क्वालिफाइड और अपॉइंटेड, या तो वो क्वालिफाइड हो या अपॉइंट हो किया हो टू बी अपॉइंटेड एज एन डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और सिविल जज। ये सारी जो है ना इनकी क्वालिटी ये होने चाहिए, ये इनको अपॉइंट किया जा सकता है। इसके अलावा जो है ना किसी को अपॉइंट नहीं किया जा सकता। ASJ एडिशनल होता है और डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज और काजी वगैरह इनको जो है ना ये फैमिली जज बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी 5 जो है ना जुरिस्डिक्शन के बारे में। ठीक है, जुरिस्डिक्शन में ये कहता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एंड द कंसिलिएशन कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961, the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matters specified in part 1 of the schedule। पार्ट 1 में जो केसेस दिए गए हैं उनकी जुरिस्डिक्शन फैमिली कोर्ट को दे दी गई है, जैसे कि मेंटेनेंस, खुला, डाइवोर्स वगैरह जो है ना, इन सारों की जो है ना जुरिस्डिक्शन जो है ना वो फैमिली कोर्ट को दे दी गई है। ठीक है, ये स्केड्यूल 1 में जितने भी जो हमने अभी देखे हैं ना, मेंटेनेंस, खुला, डाइवोर्स, उनकी सारी कुछ जो है ना जुरिस्डिक्शन जो है ना वो फैमिली कोर्ट्स को दे दी गई है। सब्जेक्ट प्रोविजन फैमिली मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 एंड द फैमिली कोर्ट्स शैल हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन, हियर एंड एडजुडिकेट अपॉन द मैटर्स। जो मैटर्स जो है ना इनको दिए गए हैं उनको हियर भी कर सकती है, एडजुडिकेट कर सकती है फैमिली कोर्ट। ठीक है, उनको ये सारे पार्ट 1 के जो है ना सारी जुरिस्डिक्शन जो है ना उनके पास है। ठीक है, अब इसका जो है ना पार्ट 2 कह रहा है, सब सेक्शन 2 कह रहा है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द CRPC 1898 द फैमिली कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन to try the offences specified in part 2 of the schedule where one spouse is victim of the offences committed by the other। सेकेंड पार्ट में जो जिक्र किया गया ऑफेंसेस का, तो वो ये है कि अगर कोई भी स्पाउसेस जो है ना मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ क्रिमिनल कोई काम कमिट करते हैं तो फैमिली कोर्ट को जो है ना मजिस्ट्रेट के भी इख्तियार, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियारात भी दिए गए हैं सेक्शन 100 के तहत। वो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब मियाँ बीवी दोनों जो कस्टडी का केस चल रहा है, अब हस्बैंड जो है ना उसने कस्टडी का केस किया है सपोज, और वो विजिटेशन राइट मांग रहा है, लेकिन वो बीवी जो है ना वो मिलवाने नहीं आ रही बच्चों को, तो उसमें फिर ये होता है कि उसके लिए वारंट निकल आते हैं बीवी के। हंस जो है ना फैमिली जज के पास पावर है कि वो बच्चे के जो है ना और बच्चे को गिरफ़्तार करके अरेस्ट करके, तो ये होता है कि अरेस्ट करके भी उसको वो उसके वारंट निकलवा के फिर पुलिस जाके उसको बाजियाब करा के बच्चे को फिर अदालत में बाप से मिलवाती है। सेक्शन 100 के वारंट निकाले जाते हैं इस तरह से। तो ये जो है इस तरह से अगर मियाँ बीवी भी अगर कोई एक दूसरे करें तो फिर उसमें जो सेक्शन 2 में दिया गया, पार्ट 2 में जो दिया गया है, तो वो जो है ना उनके पास जो है ना इसके पास फैमिली कोर्ट के जज के पास इख्तियार है कि वो इन दोनों पे कोई कमिट कर रहे हैं ऑफेंस, तो उन पे जो है ना कोई उनको सज़ा दे दी जाए, उनके पास इख्तियार है इस तरह का। ठीक है, तो फैमिली कोर्ट अगर कोई भी जो है ना मियाँ बीवी एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो फैमिली कोर्ट को मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के इख्तियार दिए गए हैं, तो वो उसको एक्सरसाइज कर सकती है कोर्ट। अच्छा, इसका थर्ड ये कह रहा है कि द गवर्नमेंट में अमेंड द स्केड्यूल थ्रू एडिशन, डिलीशन और सब्सटीट्यूशन और एनी एंट्री इन द स्केड्यूल। अब गवर्नमेंट जो है ना वो उसको इख्तियार हासिल है कि वो एडिशन भी कर सकती है, डिलीशन भी कर सकती है, जो हमने स्केड्यूल पढ़े हैं। ठीक है, अब प्लेस ऑफ सिटिंग जो है ना ये आ गया 6th में कि सब्जेक्ट टू एनी जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ और फैमिली कोर्ट शैल होल्ड इन इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेस एज मे बी स्पेसिफाई द डिस्ट्रिक्ट जज। गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट जज दोनों डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे जो है ना
जगह दी जाएगी, किस एरिया में डिस्ट्रिक्ट को जगह दी जाएगी और ये कहाँ पे जो है ना ये रिज़ाइड करेंगे और इनकी सिटिंग कहाँ पे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा और किसके साथ, डिस्ट्रिक्ट जज दोनों डिसाइड करेंगे। ये सब्जेक्ट टू एनी जनरल स्पेशल ऑर्डर द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ फैमिली कोर्ट शैल होल्ड सिटिंग एंड सच प्लेस विद इन डिस्ट्रिक्ट एरिया और विच इज स्टैब्लिश और मे बी स्पेसिफाइड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज। ये गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट हो गया और डिस्ट्रिक्ट जज, ये दोनों जो है ना डिसाइड करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो है ना अब ये इंपॉर्टेंट आते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में कि इसका जो सूट है वो कैसे इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, ये अब हम देखते हैं। जैसे भी बाकी हम देखते हैं सिविल मैटर में उसमें प्लेंट वगैरह आती है, तो इसमें भी सारा कुछ वही तरीका होता है। एवरी सूट, इसमें जब कोई भी सूट बिफोर अ फैमिली कोर्ट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, अगर वो इंस्टीट्यूट किया जाता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट के थ्रू प्रेजेंट किया जाएगा और इन सच अदर मैनर इन सच कोर्ट में भी प्रेस्क्राइब, और कोई अगर कोर्ट दूसरा तरीका प्रेस्क्राइब करती है तो उसके मुताबिक भी किया जाएगा उसको। द प्लेंट शैल कंटेन फैक्ट्स रिलेटिंग टू द डिस्प्यूट एंड शैल कंटेन अ schedule giving the number of witnesses intended to be produced in support of the plaint, the name and address of the witnesses and brief summary of the facts to which he would dispose। अब इसमें ये कहा गया है जैसे सिविल मैटर्स में लिस्ट ऑफ विटनेसेस दिए जाते हैं, फिर उसके बाद इशू फ्रेम होते हैं, उसके बाद फिर जो है ना आगे एविडेंस आती है होने के। अब जैसे इसमें देखें ना सिविल मैटर्स में लिस्ट ऑफ विटनेसेस इशू फ्रेम होने के ना 7 दिन के अंदर अंदर देते हैं, जबकि फैमिली मैटर में जो हमने फैक्ट्स लिखे होते हैं ना उनके साथ ही हमें लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं हम, और लिस्ट ऑफ विटनेसेस देते हैं, उसकी जो है ना एविडेंस का मुख्तसर सा हवाला भी हम साथ दे देते हैं, उसके साथ ही लगा देते हैं कि ये एविडेंस हैं, तो वो सारा थोड़ा मुख्तसर देते हैं। बाद में एविडेंस तो खैर बाद में आएगी जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ वगैरह होंगे, उसके बाद फिर एविडेंस कराते हैं, लेकिन हम मुख्तसर थोड़ा सा हम बता देते हैं कोर्ट को आइडिया देने के लिए बता देते हैं। इसके बाद है ना किसी की फेवर में उन्होंने अपनी शहादत पेश करेंगे तो उनका नेम और एड्रेस वो ब्रीफ शामिल होगी। ठीक है, अब इसमें यही कहा गया है कि जब भी जो है ना हमने देना है द कोर्ट शैल कंटेन मटेरियल फैक्ट्स, जितने भी सारे फैक्ट्स हैं ना वो मटेरियल फैक्ट्स लिखे जाएंगे, प्लेंट में लिखे जाएंगे, सूट में जो भी फैक्ट्स हैं, जैसे वो हमने खुला के लेक्चर में देखा था और उसमें भी देखा था, हम पहले फैक्ट्स लिखते हैं, सारे वो फैक्ट्स वो फैक्ट्स होंगे इसमें जो डिस्प्यूट है उसके बारे में। शैल कंटेन शेड्यूल गिवन द नंबर ऑफ विटनेसेस, और नंबर ऑफ विटनेसेस जो है ना वो हम देंगे टू प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्लेंट, जो कि प्लेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, द नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द विटनेसेस, नेम और एड्रेसेस देंगे, और ब्रीफ समरी ऑफ द फैक्ट्स, और ब्रीफ समरी जो है ना फैक्ट्स की वो हम दे देंगे टू विच दे वुड डिस्पोज। ठीक है, ये सारी जो है ना हम उनके दे देंगे साथ प्लेंट ने ये बता दिया कि प्लेंट ने ये कंटेन करना है मटीरियल फैक्ट्स, नंबर ऑफ विटनेसेस, उनके नेम एड्रेस वगैरह सारा कुछ ही है। उसके बाद प्रोवाइजर देगी प्रोवाइडेड दैट प्लेंट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में कंटेन ऑल क्लेम्स relating to dowry, maintenance, personal property and belonging, wife custody of children and visitation right and parent meet their children। अब जो प्लेंट फाइल करनी है हमने प्रोवाइडर में ये बताया गया है प्लेंट फाइल की जाएगी, उसमें एक से ज़्यादा जो लिखे गए लिख सकते हैं हम। अगर हमने कुछ केस फाइल किया है, किसी ने अगर लड़की ने केस करना है तो वो डावरी, मेंटेनेंस, डावर, पर्सनल प्रॉपर्टी सारा कुछ एक ही प्लेंट में भी लिख सकती है। ये नहीं है उसको हर चीज़ों के लिए उसने अलग अलग प्रिंट जो है ना सूट फाइल करेगी, प्लेंट देगी, वो एक ही प्लेंट में सारी चीज़ें जो है ना इस्तदा कर सकती है। इसी तरह से अगर कोई हस्बैंड है तो उसने बीवी ने खुला का केस किया है तो वो उसके जवाब में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस कर सकता है, तो वो उसमें वो इस्तदा ले सकता है प्रेयर क्लॉज में। तो ये इस तरह से ये बताया गया है इसमें। Provided further that parties may, with the permission of the court, call any witness at a later stage if the court considers such evidence expedient in the interest of justice। जिस विटनेस का नेम नहीं दिया गया है और उसका होना ज़रूरी है तो कोर्ट की परमिशन लेके उस एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको जो है ना बुलाया जा सकता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए। द पार्टीज़ में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट कॉल एनी विटनेस,
विटनेस को बुला सकती है, परमिशन ऑफ द कोर्ट के से लेटर स्टेज पे भी बुला सकती है। इसका होना बहुत ज़रूरी है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए, ठीक है। तो ये दूसरी प्रोविज़न में बताया गया है। अच्छा, अब ये तीसरा जो है ना, ये कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट प्लेन के साथ पेश करने होते हैं उनकी साथ कॉपी भी हम साथ लगा देते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट हमने प्लेन के साथ पेश करने होते हैं तो उनकी कॉपी जो है ना इसके साथ हम प्लेन के साथ लगा देते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट साथ रेलेवेंट है उनकी कॉपी हम प्लेन के साथ लगा देंगे, ठीक है। अब इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है, 3 का आगे सब 2 कह रहा है, वी रिलाइज ऑन एनी अदर डॉक्यूमेंट्स नॉट इन द पोजेशन और पावर इन एविडेंस सपोर्ट ऑफ द क्लेम डॉक्यूमेंट्स नॉट इन अ लिस्ट टू बी अपेंडेड to the plaint, giving reason to the relevancy of these documents to the claim in the plaint. Okay. Where there relies any other document not in possession, उसकी पोजेशन में नहीं है और पावर एज एविडेंस इन सपोर्ट टू इन क्लेम, जो कि इसको एविडेंस में क्लेम कर सकते हैं, हम सपोर्ट करते हैं इसके एविडेंस के लिए, ही शैल एंटर सच डॉक्यूमेंट्स इन अ लिस्ट ऑफ अपेंडेड। तो उनको हम एक अपेंडेड लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं बवक्त ज़रूरत जो है ना पेश कर सकते हैं, हम दूसरी पार्टी को नोटिस करके जो है ना फिर हम उनको पेश कर सकते हैं और फिर हमें वो फिर ये बताना भी पड़ता है कोर्ट में कि ये क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो है ना इसमें ये कहा गया था। अब आगे 4 कहता है, द प्लेंट शैल बी अकम्पनीड बाय एज मैनी डुप्लीकेट कॉपीज़ देयर ऑफ इंक्लूडिंग स्केड्यूल एंड द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 3 एंड दे आर डिफेंडेड इन द सूट फॉर सर्विसेज अपॉन डिफेंडेंट। कि प्लेंट फाइल होने के बाद जब हमने नोटिस या समन भेजने हैं डिफेंडेंट को तो उतनी कॉपीज़ हमने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लिस्ट ऑफ विटनेसेस की अटैच की होती हैं, उतनी कॉपीज़ हमें भेजनी पड़ती हैं। जैसे कि 3 डिफेंडेंट हैं तो हम 3 कॉपीज़ करा के फिर उन सारे डिफेंडेंट्स को वो भेजेंगे। तो इसमें 4 में जो है ना ये कहा गया था। अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में आपको पता चल गया, मैं इसको समराइज़ करके आपको बता देता हूँ। इसमें ये कहा गया है कि जब भी जो है ना हमने कोई सूट फाइल करना है ना तो सबसे पहले हमने उसमें मटेरियल फैक्ट्स लिखने हैं, साथ नंबर ऑफ़ विटनेसेस, शेड्यूल नंबर ऑफ़ विटनेसेस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ द प्लेंट, तो उनके नेम और एड्रेसेस आ जाएंगे। फिर अगर कोई लिखा आगे इसमें ये बताया गया कि अगर कोई औरत जो है ना करना चाहती है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का करना चाहती है, मेंटेनेंस, डावर, पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू वाइफ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, तो वो विजिटेशन राइट्स, तो ये सारा जो है ना एक ही केस में जो है ना उसको एक ही प्लेट में सारे चीज़ें इस अदा कर सकती है। इसी तरह से आगे हस्बैंड भी कर सकता है, वो आपको मैंने बता दिया। तो आगे फिर उसको कॉपीज़ जो है ना वो जो डॉक्यूमेंट हमने प्लेंट के साथ अटैच करने हैं तो उनकी कॉपीज़ जो है ना साथ लगा देंगे। और उसके बाद ये कहा गया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जितने भी डिफेंडेंट होंगे, उसके बाद 4th में ये कहा गया जितने भी डिफेंडेंट्स होंगे उतनी कॉपीज़ हमने उसके साथ उनको उतनी कॉपीज़ करवाएंगी, हम उतनी कॉपीज़ हम करवाएंगे ताकि उन सारे डिफेंडेंट्स को जो है ना हम वो भेज सकें कॉपीज़ को। उसके बाद आता है 8 सेक्शन है इंटीमेशन टू डिफेंडेंट। फिर अच्छा इसमें ये इंटीमेशन टू डिफेंडेंट इसमें कहता है वेयर प्लेंट इज़ प्रेजेंटेड टू द फैमिली कोर्ट इट शैल फिक्स अ डेट विच शैल नॉट मोर देन 15 डेज़ फॉर द अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट। जब डेट फिक्स हो जाती है तो 15 दिन के अंदर जो है ना फिर 15 दिन का टाइम देगी कोर्ट और डिफेंडेंट को पेश होने के नोटिस या समन इशू कर दिए जाएंगे, ठीक है, कि 15 दिन के अंदर आके अपना जवाब जमा कराए जब भी केस फाइल हो जाता है। उसके बाद बी कहता है कि विद इन 2 days ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट सेंट नोटिस और समन ऑफ द सूट टू ए डिफेंडेंट थ्रू द प्रोसेस सर्विंग एजेंसी फैमिली कोर्ट रजिस्टर्ड पोस्ट नॉलेज। आगे फिर ये तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से जो है ना ये सारे नोटिस सर्व किए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कोरियर के व्हाट्सएप के ज़रिए से, बाकी ये सारे मोड्स के ज़रिए तरीके बताए गए हैं कि समन के तरीके हैं या नोटिस रिसीव हो। जैसे कि आप व्हाट्सएप में करते हैं, मिसाल देता हूँ आपको, तो उसमें अगर ब्लू टिक आ जाता है, इसी तरह से फेसबुक पे एक सर्कल सा आ जाता है, तो इसका ये मतलब होता है कि ये जो है ना नोटिस सर्व हो चुका है और इसने दूसरे डिफेंडेंट ने रिसीव कर लिया है। इलेक्ट्रॉनिकली ये होता है। बाकी भी सारे तरीक़ों से जो है ना उसकी रिसीव जब होते हैं, जब रिसीव कर लेता है तो वो कोर्ट में जाके प्रूफ दे दिया जाता है जी इसने रिसीव कर लिया है। तो ये सारे जो है ना इसमें समन के तरीके बताए गए हैं कि हम डिफेंडेंट को कैसे बुलाएंगे। कोरियर के थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉनिकली बुलाया जा सकता है उसको, कोरियर के थ्रू, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू उसको हम कर सकते हैं, समन कर सकते हैं।
तो ये सारे जो है ना उसको तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से जो है ना उसको हम समन भेजेंगे। उसके बाद सी कहता है डायरेक्ट द नोटिस और समन इशूड अंडर क्लास बी आल्सो बी सर्व थ्रू द एफिक्सेशन शैल बी सिमल्टेनियस इशू प्रोक्लेमेशन इन द न्यूज़पेपर। ये 2 और 3 जो है ना नोटिस पहले भेजे जाते हैं, उसके बाद अगर कोई डिफेंडेंट नहीं आता तो न्यूज़पेपर ऐड भी लगा दिया जाता है, और इसको समन नोटिस करने के लिए उसके न्यूज़पेपर ऐड में भी इसको हम देते हैं उसको। डायरेक्ट द नोटिस टू द समन इशूड अंडर क्लास जो बी और सी जो है ना, जो बी में बताया गया, क्लास बी में बताया गया है, आल्सो भी सर्व अफिक्स कर दिया जाता है कि इशूड इन प्रोक्लेमेशन इन द न्यूज़पेपर, कि उसको न्यूज़पेपर में बताया जाएगा कि ऐड दे दी जाएगा। लेकिन पहले ये अलग होता था, अब ये सारा कुछ एक दफ़ा ही होता है, ऐड भी साथ ही चला जाता है इसके। पहले ऐड अलग जाता था, ये सारे प्रोसीजर में बड़ा टाइम लगता था, अब ये सारा कुछ एक दफ़े ही, ये फिक्सेशन वगैरह सारा कुछ ये एक दफ़े ही सारे समन नोटिस वगैरह हो जाते हैं। अब इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है वाइल इशूइंग द नोटिस और समन टू द डिफेंडेंट द फैमिली कोर्ट शैल रिक्वायर द डिफेंडेंट टू सबमिट अ रिटन स्टेटमेंट टू द डे मेंशन्ड अंडर नोटिस और समन्स। अदालत जब समन इशू करेगी तो डेट फिक्स करेगी, 15 दिन के डिफेंडेंट को कोर्ट के सामने आके पेश होने का, आगे कहेगी कि आगे जवाब दाखिल कराओ अपना, कि अपीयर हो और अपनी जो है ना अपना रिप्लाई जमा करवाओ, ताकि फिर इस केस को आगे हम चला सकें। रिटन स्टेटमेंट दो आगे, ठीक है, आगे फिर इसकी रिटन स्टेटमेंट आएगी। पहले यहाँ तक तो हो गया, क्लियर हो गया ना आपको कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, सारा कुछ बता दिया। उसके बाद इंटीमेशन टू डिफेंडेंट को कैसे बुलाया जाएगा, तो जब डिफेंडेंट आ जाएगा उसके बाद उसकी रिटन स्टेटमेंट के बारे में आगे फिर हम डिस्कस करते हैं। अब सेक्शन जो है ना इसका 9 जो है ना वो रिटन स्टेटमेंट के बारे में। अब इसमें ये सेक्शन 9 कह रहा है कि ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर सेक्शन 8 द डिफेंडेंट शैल अपीयर बिफोर द फैमिली कोर्ट एंड द फाइल रिटन स्टेटमेंट। रिटन जब डेट फिक्स होगी तो उसके बाद जो है ना वो आके रिटन स्टेटमेंट देगा, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड लिस्ट ऑफ एविडेंस, और एविडेंस देगा। एंड इन केस ऑफ रिटन स्टेटमेंट नॉट फाइल्ड इन दैट डेट, अगर वो उस डेट पे रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करता, द फैमिली कोर्ट मेड सफिशिएंट रीज़न for any sufficient reason which prevented to the defendant from submitting the written statement, allow the defendant to submit the statement and other documents next date, जो कि नॉट अगले 15 दिन फिर और दे देगी उसको, ठीक है। पहले उसको 15 दिन देगी कि आके रिटर्न स्टेटमेंट अपनी जमा करा दो, अगर वो नहीं आता तो फिर कोर्ट उसको जो है 15 दिन मज़ीद देगी। फिर आगे इसका ए में कहता है कि डिफेंडेंट हस्बैंड वेयर नो अर्लियर सूट ऑफ रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट इज़ पेंडिंग क्लेम फॉर डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन कंज्यूगल राइट्स इन रिटन स्टेटमेंट फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। जैसे मैंने ऊपर बता दिया आपको, अगर कोई रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का जो है ना वो केस करती है, बीवी ने खुला का दावा किया हुआ है, तो हस्बैंड कंज्यूगल राइट्स का दावा कर सकता है रिटन स्टेटमेंट में ना। ये इस्तदा कर सकता है कि मुझे ना इस बीवी को कहे मेरे पास आए और अपने हस्बैंड को ज्वाइन करें। इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का इस पर पूरा लेक्चर है, ये आप देख सकते हैं। तो वो भी है ना वो हस्बैंड ये भी दावा उसमें कर सकता है। फिर आगे कहते हैं डिफेंडेंट वाइफ इन द रिटन स्टेटमेंट, डिफेंडेंट वाइफ है, अगर हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स का केस किया है तो वो आगे फिर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का उसमें मांग सकती है, जवाब दे सकती है कि मैंने इसके पास नहीं जाना, उस लिहाजा मुझे खुला की डिग्री जारी की है, मैं रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहती हूँ, ठीक है। तो वो भी ना इस तरह से ये कर सकती है, उसको अलग केस करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब इस सब में सबसे पहले फिर कोर्ट देखेगी, सुलह की कोशिश करती है सबसे पहले। तो कोर्ट ये सारा कुछ जब देख लेगी तो कोर्ट सबसे पहले सुलह की कोशिश करेगी। अगर सुलह नहीं होने का कोई चांस नहीं होता तो कोर्ट फिर जो है ना उसके बाद इशू फ्रेम कर देती है और शहादत के लिए फिर डेट फिक्स हो जाती है, ठीक है। फिर आगे जी वेयर डिफेंडेंट रिलाइज अपॉन अ डॉक्यूमेंट इन हिज पोजेशन पावर ही शैल प्रोड्यूस कॉपी देयर ऑफ द कोर्ट अलॉन्ग विद द रिटन स्टेटमेंट। अगर डिफेंडेंट जो है ना डॉक्यूमेंट्स पे रिलाइज़ कर रहा है, डिफेंडेंट के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो पेश करेगा, और जो डॉक्यूमेंट्स के पास नहीं हैं उनके बारे में लिखेगा कि उनको हवाला देगा वो, ठीक है, कि वो मेरे पास नहीं है इस टाइम, तो बाद में उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ये भी उसमें कहा जा सकता है। उसमें रियल रीज़न भी उसको फिर बतानी पड़ेंगी कि क्यों नहीं डॉक्यूमेंट उसके पास, जो कि उसके पोजीशन में हैं ही शैल प्रोड्यूस, जो कि उसके पोजीशन में है वो तो प्रोड्यूस कर देगा,
अलॉन्ग विद रिटन स्टेटमेंट वे जो उसके रियलाइज़ करते हैं और वो नहीं है उसके पास, जो कॉपीज़ उसने दी हैं रिटन स्टेटमेंट की, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की, तो कॉपीज़ प्लेंटिफ की वकील को, उसने एजेंट को भी देगा और एक कॉपी दी जाएगी प्लेंटिफ को, तो एक दी जाएगी, ज़्यादा हैं तो सबको दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद 4 ये कह रहा है कि कॉपीज़ ऑफ द रिटन स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड प्रीसाइज ऑफ द एविडेंस। ये थर्ड आपको समझ आ गया था ना, ये कि वेयर द रिलाइज ऑन एनी डॉक्यूमेंट इन नॉट इज इन पोजेशन, जो उसके पोजेशन में नहीं है, जिसको जो उसके सपोर्ट करता है रिटन स्टेटमेंट को, ही शैल एंटर इन सच डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ अपेंडेड। तो लिस्ट ऑफ अपेंडेड में जो है ना उसको, जैसे ऊपर हम पढ़ के आए हैं, रिटन स्टेटमेंट में भी ये वही तरीका है कि जो उसके में नहीं है तो वो अपेंडेड लिस्ट में जो है ना उसको शामिल कर देगा और गिवन रीज़न रेलिवेंसी ऑफ द डॉक्यूमेंट, और बताएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स क्यों रेलिवेंट हैं टू द डिफेंस के लिए, ये डॉक्यूमेंट, ये रिटन स्टेटमेंट, ये डॉक्यूमेंट डिफेंस के लिए क्यों ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद फिर बताया कॉपीज़ ऑफ द रिटन लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड प्रिसाइज एविडेंस रेफर्ड टू सबसेक्शन 1 एंड डॉक्यूमेंट सबसेक्शन 2 शैल बी गिवन टू प्लेंटिफ एंड हिज एजेंट थ्रू एडवोकेट प्रेजेंट इन द कोर्ट। जो कॉपीज़ उसने दी हैं रिटन स्टेटमेंट की, लिस्ट ऑफ विटनेस, जो उसने कॉपी दी है ना रिटन स्टेटमेंट में, लिस्ट ऑफ विटनेसेस की, वो कॉपीज़ जो है ना प्लेंटिफ के वकील को, उसके एजेंट को और उसके वकील को जो है ना वो भी देगा, सारी चीज़ें उनको उसको भी देगा, पूरी एक कॉपी बनाएगा और वो उसको भी देगा। डॉक्यूमेंट रेफर टू द सबसेक्शन 2 शैल बी गिवन टू द प्लेंटिफ, हिज एजेंट और एडवोकेट प्रेजेंट इन द कोर्ट। कॉपीज़ जो है ना उनको भी देगा। अच्छा, उसके बाद 5th टाइम if the defendant fails to appear on the date fixed of the family court appearance, तो अगर वो जो है 15 दिन के बाद भी नहीं आता, वो जो कोर्ट ने मज़ीद 15 दिन दिए थे, अगर उसके बाद भी नहीं आता, इफ़ इट इज़ प्रूव दैट द समन्स और नोटिस वाज ड्यूली सर्व, और ये प्रूफ भी हो जाता है कि ड्यूली सर्व हो गए, डिफेंडेंट तक समन पहुंच भी गए हैं, द फैमिली कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी प्रोसीडिंग, सबसे पहले एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करें होती है, उसके बाद एक्स पार्टी डिक्री होती है। कि आपने हमेशा याद रखना है, पहले डायरेक्ट एक्स पार्टी डिक्री नहीं हो जाया करती, सबसे पहले क्या होगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी, कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी और उसके बाद फिर एक्स पार्टी डिक्री जो है ना वो जारी कर देगी कोर्ट। द फैमिली कोर्ट हैज़ adjourned द हियरिंग द सूट फॉर एक्स पार्टी, द डिफेंडेंट और इज बिफोर हियरिंग अपीयर्स and good cause his previous non-appearance, he may upon such terms as the family court directs the hearing in answer to suit if had appeared in the day fixed for his appearance। तो इसमें ये बताया गया कि जब जो है ना अगर ये साबित हो जाता है कि नोटिस भेजे गए थे और उसकी तामील भी हो गई थी, तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है ना करेगी कोर्ट। अगर फिर भी डिफेंडेंट नहीं आता तो कोर्ट एक्स पार्टी डिक्री की तरफ चली जाएगी, और अगर वो आकर बता देता है कि मैं किस वजह से पेश नहीं हो सका, कोई मिसहैप हो गया था, मैं बीमार हो गया था, कोई फैमिली में कुछ हो गया था, कोई प्रॉब्लम हो गई थी, तो कोर्ट उसको सुनेगी। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है ना तो उसे समझा जाएगा, और यही समझा जाएगा, कोर्ट उसको सुनेगी और फिर यही समझा जाएगा जैसे कि वो स्टेट को आया था। ठीक है। तो ये फिर जो है ना इसमें ये तरीका होता है, एज़ ही अपीयर्ड द डे फेस फॉर हिज अपीयरेंस, जैसे कि वो यही समझा जाएगा जैसे वो स्टेट को आया था। अच्छा, उसके बाद है आगे बी, इसका ये कह रहा है, इफ़ इट इज़ नॉट प्रूव दैट डिफेंडेंट वाज ड्यूली सर्व प्रोवाइडेड सबसेक्शन 4 सेक्शन 8 द फैमिली कोर्ट इशू फ्रेश समन एंड नोटिस टू डिफेंडेंट एंड कॉज द सेम मैनर प्रोवाइडेड इन द बी, सी एंड 1। अगर ये प्रूव हो जाता है तामील हो गई थी, अगर ये प्रूव होता है कि तामील नहीं हुई थी, तो फिर क्या होगा, फ्रेश समन भी उसको भेजा जा सकता है। तो फैमिली कोर्ट शैल इशू, उसको भेजेगी फ्रेश समन एंड नोटिस टू द डिफेंडेंट एंड कॉज द सेम सर्व द मैनर प्रोवाइडेड, जो ऊपर मैनर बता दिया गया उसको, वो सारा जो है ना दोबारा समन भेजा जाएगा उसको। ठीक है। आगे फिर है जी, इफ़ द डिफेंडेंट फेल्स टू सबमिट रिटन स्टेटमेंट ऑन द बिफोर डेट सेक्शन डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल स्टैंड स्टक ऑफ एंड फैमिली कोर्ट शैल डिसाइड द केस। तो अगर जो है ना वो फेल्स करता है, रिटन स्टेटमेंट नहीं जमा कराता बिफोर द डेट जो सब सेक्शन ऊपर में बताई गई है, तो डिफेंस जो है ना उसका वो स्टक ऑफ कर दिया जाएगा, स्ट्रक ऑफ कर दिया जाएगा उसका डिफेंस, और फैमिली केस जो है ना फैमिली कोर्ट जो है इस केस को डिसाइड कर देगी। अब जो आगे 6 जो है ना वो ये कहता है, इसके मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ। अगर उसके ख़िलाफ़ एक्स पार्टी डिक्री हो जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर वो उसी कोर्ट के सामने फिर पेश होगा
उसके पेश होने के बाद जो है ना उसी कोर्ट को एप्लीकेशन देगा और डिग्री को सेट असाइड, जो एक्स पार्टी डिग्री हुई है उसको सेट असाइड करवाने की कोशिश करेगा और बताएगा, रीज़नेबल कॉज देगा कि क्या वजह थी कि मैं क्यों नहीं आ सका, उसको देगा। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है और कोर्ट उसको सबसे उसका ज़्यादा मेन फोकस ये है कोर्ट को सेटिस्फाई करना है उसने। तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि कोई वाकई इसके साथ मिसहैप हो गया था, कुछ हो गया था इसको, तो इसकी डिग्री को सेट असाइड करना चाहिए। और कोर्ट अगर कोर्ट चाहे तो उसको डिग्री की कॉस्ट भी डाल सकती है। और प्लेंटिफ को नोटिस सर्व करेगी कोर्ट कि इस डिग्री को सेट असाइड करने से पहले जो है ना कि मैं इस डिग्री को सेट असाइड करने लगी हूँ। प्लेंटिफ को नोटिस वो जो है ना वो सर्व करेगी कि ये डिग्री सेट असाइड मैं करने वाली हूँ, तो उससे पहले जो है ना उसको कॉस्ट भी डाल सकती है। लेकिन प्लेंटिफ को उन्होंने बताना लाजमी है और कोर्ट लाजमी बताएगी प्लेंटिफ को कि ये डिग्री जो है ना एक डिफेंडेंट आ गया, तो अब मैं इसको सेट असाइड कर रही हूँ, जो है कोर्ट बताएगी। तो कोर्ट देखेगी किस हद तक जो है ना इसको सेट असाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसमें जो है ना ये कहा गया था। अब इसमें 8वां जो है ना ये कह रहा है, सर्विस टू नोटिस एंड कंपनी इन दिस मैनर प्रोवाइडिंग सब्सटेंस शैल बी डीम टू बी ड्यू सर्व नोटिस डिग्री ऑफ डिफेंडेंट। अब ये 7वां जो है ना इसमें कहा गया है, जब कोर्ट ने ना पास की थी एक्सपायरी डेट को 3 दिन के अंदर उसकी सर्टिफाइड कॉपी डिफेंडेंट को भेजी जाएगी। मोड्स भी वही हैं जो पढ़ चुके हैं हम ऊपर, पोस्ट कोर्ट सारा कुछ वगैरह, वो सारे मोड्स जो है ना एक्सपायरी डिग्री की जो है ना जब कोर्ट ने पास की थी एक्सपायरी डिग्री पास कर दी, उसके 3 दिन के अंदर ना उसे सर्टिफाइड कॉपी डिफेंडेंट को भेजेगा, जो कि ऊपर तरीके भेजेगा सम्मान के तरीके जो हमें पोस्ट के ज़रिए इस तरह से सारे उस तरह से भेजेगी। नोटिस भेज देगी। नोटिस ऑफ पासिंग द एक्सपायरी डिग्री रेफर टू सबसेक्शन 1 शैल सेंड टू द डिफेंडेंट बाय द फैमिली कोर्ट भेजेगी डिफेंडेंट को टुगेदर विद सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिग्री। सर्टिफाइड कॉपी भेजेगी डिग्री की विद 3 days ऑफ द पासिंग ऑफ द डिग्री। 3 दिन पास करने के अंदर जो है ना वो डिग्री उसको भेज दी जाएगी थ्रू प्रोसेस ऑफ सर्वर, जो हमने सारे ऊपर प्रोसेस पढ़े हैं। ठीक है, जब डिग्री पास हो जाएगी तो कोर्ट उसको कॉपी जो है ना उसको डिफेंडेंट को भेज देगी एक्सपायरी डिग्री की। सिंपल वर्ड्स में ये है। आगे आता है जी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी। अब इसमें कहता है व्हेन द रिटन स्टेटमेंट इज़ फाइल्ड, जब रिटन स्टेटमेंट फाइल हो जाती है द कोर्ट शैल फिक्स अर्ली डेट फॉर प्री ट्रायल हियरिंग ऑफ द केस। जब डेट फिक्स हो जाती है रिटन स्टेटमेंट की तो कोर्ट जो है ना फिर एक अर्ली डेट जो है ना वो प्री ट्रायल की फिक्स करती है। ऑन दैट फिक्स डेट द कोर्ट शैल एग्जामिन द प्लेंट, कोर्ट एग्जामिन करेगी प्लेंट को, रिटन स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगी एंड प्रीसिस ऑफ एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्स, शहादतों को, डॉक्यूमेंट्स फाइल विद द पार्टीज़, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, शहादतें जो लगाई थी उन्होंने, तो इनको पार्टीज़ को सुनेगी और उनके काउंसल्स को सुनेंगी, उन दोनों के वकीलों को सुनेंगी। ठीक है, जो भी डेट्स कोर्ट ने फिक्स की होगी उनके काउंसल्स को सुनेगी, एविडेंस देखेगी और ख़ुद से अंदाज़ा लगाएगी डिस्प्यूट क्या है। फिर आगे 3rd कहता है द फैमिली कोर्ट में एट द प्री ट्रायल स्टेज ascertain the precise points of the controversy between the parties and attempt to effect compromise between the parties। और कोर्ट फिर ये देखेगी कि प्री ट्रायल पे कि इनके दोनों के जो है ना क्या हैं, इनके जो है ना डिस्प्यूट क्या हैं, इनके कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं। द फैमिली कोर्ट प्री ट्रायल स्टेज सर्टन पॉइंट्स कंट्रोवर्सी, जो उनके झगड़े हैं, उनके आपस में इख्तलाफ है बिटवीन द पार्टीज़ एट अटैम्प्ट टू effect compromise between the parties। ठीक है, तो वो इस प्री ट्रायल स्टेज से पहले कोर्ट ये सारा कुछ देखेगी कि इनका झगड़े क्या हैं, सारा कुछ देखेगी, अंदाज़ा लगाएगी अपनी तरफ से। और फिर उसके बाद कहता है कि सबसेक्शन 5 सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 5 इफ़ कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपने याद रखना है, इफ़ कॉम्प्रोमाइज़ इज़ नॉट पॉसिबल, अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, कोई सुलह का रास्ता, कोई गुंजाइश निकल नहीं रही, तो फिर क्या करेगी कोर्ट। उसके बाद फिर कोर्ट जो है ना इश्यूज़ फ्रेम करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है ना डिस्प्यूट के बाद सारा कुछ कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो कोर्ट फिर इश्यूज़ फ्रेम करेगी। इश्यूज़ फ्रेम मतलब ये आता, एक बंदा कहता है कि जी मैंने ना, ये बीवी कहती है इसने ये मारा है, हस्बैंड कहता है मैंने नहीं मारा, ये दोनों के ये इशू फ्रेम्स हो गए हैं। अब इन दोनों इश्यूज़ को जो फ्रेम किए हैं कोर्ट ने, तो वो फिर उसके बाद देखेगी, एविडेंस आएगी, उसके बाद उन कॉम्प्रोमाइज़ पार्टीज नहीं है, फैमिली कोर्ट इफ़ नेसेसरी फ्रेम
पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी एंड रिकॉर्ड एविडेंस ऑफ द पार्टीज़। इशू फ्रेम करने के बाद जो है ना एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5वां सब सेक्शन कह रहा है, और सेक्शन इसका 10 का सब सेक्शन 5 कह रहा है, इन द सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज इफ़ रिकन्सिलेशन फेल। अगर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में ना रिकन्सिलेशन फेल हो जाती है, द फैमिली कोर्ट शैल इमीडिएटली पास अ डिक्री फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो फैमिली कोर्ट जो है फ़ौरन जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की जो है ना डिक्री पास कर देगी। एंड इन केस रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज थ्रू खुला है तो फिर क्या होगा, मे डायरेक्ट द वाइफ टू सरेंडर द 50% ऑफ द हर डेफर्ड डावर। तो उसका जो डेफर्ड डावर है तो उसको 50% जो है ना उसको छोड़ना पड़ेगा अगर खुला के ज़रिए जो है ना रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज हो रही है। और अप टू 25% ऑफ द प्रॉम्प्ट डावर। प्रॉम्प्ट डावर ये मुअज्जल होता है, डेफर्ड गैर मुअज्जल होता है। प्रॉम्प्ट होता है जो फ़ौरन दे दिया गया है, और डेफर्ड होता है जो बाद में देना होता है। तो डेफर्ड जो है ना वो 50% और मुअज्जल जो है ना जो अदा कर दिया गया था वो 25% जो है ना उसको वो बीवी को खुला के केस में छोड़ना पड़ेगा। ये जो है ना 10(5) जो है ना ये इसकी सेक्शन ये कहता है 10(5) की। अब इसका छठा जो है ना पॉइंट ये कह रहा है, सब सेक्शन इसका कह रहा है कि सब्जेक्ट टू द सब सेक्शन 5 इन द डिक्री ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज द फैमिली कोर्ट शैल डायरेक्ट द हस्बैंड टू पे होल और ए पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डेफर टू द वाइफ। अब फिर जो हस्बैंड ने 50% हस्बैंड ने देना है तो कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी कि वो दे दे अब, ठीक है। जो 50% उसको लड़की को माफ़ करना पड़ेगा और 50% फिर हस्बैंड को देना पड़ेगा। फिर कोर्ट डायरेक्ट करेगी हस्बैंड को कि जो 50% रह गया तो वो हक मेहर उसका अदा करो। उसके बाद आता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ये आपको समझ आ गया कि प्री ट्रायल स्टेज में क्या होता है। सबसे पहले कोर्ट देखेगी, डेट फिक्स करेगी और प्लेंट का और रिटन स्टेटमेंट का दोनों का जो है ना एग्जामिनेशन करेगी। उसके बाद फिर कोर्ट क्या करेगी, प्री ट्रायल स्टेज में जो है ना हम दोनों को सुनेगी, कंट्रोवर्सीज़ क्या हैं दोनों की पार्टीज़ में, फिर इशू फ्रेम करेगी। अगर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में है थ्रू खुला है रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो अगर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की डिक्री केस है तो उसको डिक्री पास कर देगी रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज का। अगर खुला में है तो फिर हस्बैंड को और औरत को 50% छोड़ना पड़ेगा डेफर्ड में और 25% छोड़ना पड़ेगा प्रॉम्प्ट में। और फिर 6वें में ना सब सेक्शन 6 इसमें कहा गया था कि फिर वो हस्बैंड को जो 50% उसने देना है तो हस्बैंड को फिर कहा जाएगा कि वो 50% इसका वो बीवी को अदा कर दे हक मेहर का। आगे आता है रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। ऑन द डेट फिक्स्ड for the recording of evidence, the family court shall examine the witness produced by the parties in such order as deemed fit। जिस दिन के लिए कोर्ट ने एविडेंस के लिए फ़िक्स की थी तो उस दिन कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। 1A का कहता है द फैमिली कोर्ट शैल रिकॉर्ड कॉज टू बी रिकॉर्डेड द सब्सटेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस और मे बी रिकॉर्ड और कॉज टू बी डायरेक्ट रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस थ्रू द ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग। अगर फैमिली कोर्ट को लगता है किसी विटनेस की एविडेंस जो कि ऑडियो और वीडियो के ज़रिए भी ली जा सकती है तो कोर्ट परमिशन दे सकती है उसके लिए भी। जैसे व्हाट्सएप पे और स्काइप पे, फेसबुक पे वीडियो कॉल्स हो जाती हैं। इस तरह से कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जो है उसके ज़रिए अगर कोई हो सकती है ऑडियो और वीडियो जो है ना एविडेंस रिकॉर्ड करनी है कोई भी, तो कोर्ट परमिशन दे सकती है उसकी। कोर्ट परमिशन देगी उसकी कि वो ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड करें। कोर्ट उसको परमिशन दे देगी। शेल यूज़ हुआ है तो कोर्ट परमिशन देगी। आगे सब सेक्शन 2 कहता है कोर्ट शेल नॉट इशू एनी समन्स फॉर द अपीयरेंस ऑफ एनी विटनेसेस अनलेस विद इन द 3 days ऑफ द फ्रेमिंग ऑफ द इशूज़ एनी पार्ट इंटीमेट द कोर्ट दैट इट डिज़ायर्स ए विटनेस to be summoned through the court and to be court is satisfied that it is not possible to practicable for such produce the witness। इसका यह मतलब है कि अगर पार्टी किसी ऐसे विटनेस को लाना चाहती है जो कि उसने नेम लिस्ट में नहीं लिखा लेकिन बाद में उसको पता चलता है, उसको फ़ील होता है ये तो बड़ा ज़रूरी था, तो 3 दिन के अंदर इशू फ्रेम होने के 3 दिन के अंदर कोर्ट को अप्लाई करेगी कि मुझे ना ये विटनेस लाना है। तो फिर कोर्ट जो है ना उसको समन नोटिस जारी कर सकती है। कोर्ट उसको ना समन करेगी उस विटनेस को, तो वो फिर विटनेस जो है ना उसको बुलाया जा सकता है इस तरीके से। लेकिन इशू फ्रेम होने के 3 दिन के अंदर जो है ना वो उसको विद इन 3 days ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। अच्छा, उसके बाद 3 दिन उसको बताना पड़ेगा, ठीक है।
तो उसके बाद नहीं हो सकता। 3 दिन के अंदर वो बताएगा बंदा कि मुझे ना ये विटनेस भी चाहिए, ज़रूरी है। उसके बाद 3 अदर विटनेस शैल गिव देयर एविडेंस इन देयर ओन वर्ड्स। विटनेस जो है ना, एविडेंस जो है ना, वो अपने ज़बान में दे सकता है, मैं उर्दू पंजाबी जिस लैंग्वेज में चाहे वो दे सकता है, वो देगा। विटनेस शैल गिव एविडेंस देयर ओन वर्ड, वो अपनी किसी भी ज़बान में देगा। प्रोवाइडेड दैट द पार्टीज़ और देयर काउंसिल मे फर्दर एग्जामिन, क्रॉस एग्जामिन और री-एग्जामिन द विटनेस। अब इसमें जिरा भी होती है, जिरा और क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। जो अपोजिट पार्टी का वकील जो है ना, वो उसके विटनेस से सवाल करता है, उसके जो है ना क्रेडिट को चेक करने के लिए, ताकि पता चले कि वाकई सही कह रहा है कि नहीं कह रहा। तो इसी तरह से इधर भी जो है ना, जैसे कि क्रिमिनल में हमने देखा था, वो सारा कुछ वही प्रोसीजर इधर भी है। एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। तो पार्टीज़ के काउंसिल जो है ना, वो फर्दर एग्जामिन भी कर सकते हैं, क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं और री एग्जामिन भी कर सकते हैं विटनेस को। अच्छा, उसके बाद 3A जो है ना, वो ये कह रहा था, अगर एविडेंस के दौरान कोई ऐसी बात कोर्ट के सामने आती है जिसको एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है, तो कोर्ट जो है ना फिर उसका क्वेश्चन भी पूछ सकती है उसके बारे में। कोर्ट उसके बारे में क्या करेगी, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकती है कि हाँ भाई, कोई डिटेल अगर कुछ है, कंट्रोवर्सी की कोई बात है, तो फिर कोर्ट जो है ना क्वेश्चन पूछ सकती है। तो फैमिली 4 कह रहा है कि द फैमिली कोर्ट मे परमिट द एविडेंस ऑफ एनी विटनेस टू बी गिवन टू एन एफिडेविट। फैमिली कोर्ट में विटनेस जो है ना एफिडेविट दिया जाता है, एफिडेविट दिया जाएगा। और उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट डीम फिट मे कॉल सच विटनेस फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 3। अब इसमें ये कहा गया है कि अगर कोर्ट को लगे कि एग्जामिनेशन होना ज़रूरी है, तो कोर्ट उसको कॉल करके एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द सबसेक्शन 3, तो उसको कॉल करके एग्जामिनेशन भी कर सकती है। उसके बाद आगे आता है जी कंक्लूजन ऑफ ट्रायल। आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में जब एविडेंस ख़त्म हो जाती है, द फैमिली कोर्ट शैल मेक एन अदर एफर्ट टू कंप्रोमाइज रिकन्सिलेशन। फिर उसके बाद जो है ना फैमिली कोर्ट एक और कोशिश करेगी रिकन्सिलेशन बिटवीन द पार्टीज़ विद नॉट विद इन द एक्सीडिंग 15 डेज़। एविडेंस होने के बाद एक मौका और दिया जाएगा सुलह का। डिक्री जारी करने से पहले जो है ना 15 दिन की डिक्री जारी से पहले जो है ना टाइम दिया जाएगा। डिक्री जारी करने से पहले 15 दिन पहले कोर्ट एक मौका और देगी दोनों पार्टीज़ को कि सुलह कर लो, वरना मैंने डिक्री जारी कर देनी है। ठीक है। उसके बाद इफ़ सच कॉम्प्रोमाइज रिकन्सिलेशन नॉट पॉसिबल, अगर वो पॉसिबल नहीं है, द फैमिली कोर्ट शैल अनाउंस द जजमेंट एंड गिव अ डिक्री। तो फैमिली कोर्ट फिर अनाउंस करेगी, जजमेंट को अनाउंस करेगी और एक डिक्री जारी कर देगी अगर कोई फिर भी रिकन्सिलेशन नहीं होती है तो। उसके बाद 12A जो है ना कह रहे कि केसेस टू बी डिस्पोज विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, द फैमिली कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ केस इंक्लूडिंग अ सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना उसको केस को ख़त्म करना है, उसने ख़त्म करेगी फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, डेट जहाँ से जब स्टार्ट हुआ है तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है ना उसने खुला का केस ख़त्म करेगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ केस इज़ नॉट डिस्पोज, अगर 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म नहीं किया जाता, आइदर पार्टी शैल हैव द राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट, वो हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन लेके जा सकती है फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन एज ए हाई कोर्ट में डीम फिट। हाई कोर्ट जो भी कोई नेसेसरी डायरेक्शन देता है उस कोर्ट को केस को जल्दी ख़त्म करो, तो वो भी किया जा सकता है। उसके बाद है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज। द फैमिली कोर्ट शैल पास अ डिक्री इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल एंटर इन पर्टिकुलर इन द सब्जेक्ट रजिस्टर। डिग्री पास करेगी इन सच फॉर्म इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड शैल एंटर पर्टिकुलर्स इन द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर। प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर में जो है ना वो प्रेस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स लिखेगी, एंटर करेगी। इसका सब सेक्शन 2 कह रहा है इफ़ एनी मनी इज़ पेड और एनी प्रॉपर्टी इज़ डिलीवर्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली कोर्ट इन सबसेक्शन इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द डिक्री इट शैल एंटर द पेमेंट द केस ऑफ मे बी इन द ऑफसेट रजिस्टर।
अगर कोई खर्चा लगाया है उसने हक महर का तो कोर्ट फिर उसको इजरा करेगी, ठीक है, डिक्री का इजरा करेगी। फिर डिक्री रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ द मनी एंड डेक्रेटल अमाउंट इज़ नॉट पेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड 30 days द सेम शेल इफ़ द कोर्ट आल्सो डायरेक्ट रिकवर्ड एज एरियर्स एंड लैंड रेवेन्यू। तो उसके बाद अगर कोई डिक्री जो पेमेंट ऑफ मनी से रिलेटेड है, कोर्ट इसमें मेंशन करेगी, कोर्ट फिर इसमें मेंशन करती है कि इतने दिनों में पे करना है इसने। अगर वो फिर भी पे नहीं करता तो उस रकम को एरियर जो है ना लैंड रेवेन्यू की सूरत में जो है ना वो जिस तरह लैंड रेवेन्यू में रिकवर करते हैं तो उस तरह उसको रिकवर किया जा सकता है। ये इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज में आ रहा है। उसके बाद 5/5 है The family court may deem fit direct money to be paid under decree passed by the paid in such installment deem fit। अगर डिग्री की अमाउंट ज़्यादा है तो कोर्ट उसकी इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है। अगर उस डिग्री की जो है ना अमाउंट ज़्यादा है तो फिर जो है ना उसकी मनी की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट भी कर सकती है। आगे आता है अपील्स का। अपील का सेक्शन भी बहुत जो है ना ये इम्पोर्टेंट है। Notwithstanding anything provided in any other law for the time being in force, a decision given or decree passed by the family court shall be applicable। family court डिग्री पास की है वो applicable होगी to the high court where the family court is presided over by the district judge, additional district judge, person notified by the government, rank of the district judge and additional district judge। तो इसमें ये कहा गया अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर ASJ के ख़िलाफ़ तो हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर जो फैमिली कोर्ट का है तो उसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। तो फैमिली कोर्ट ने डिक्री पास की है तो उसके हम फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट का जो है रैंक का तो फिर उसका डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट का फिर जो है ना वो फिर हाई कोर्ट में उसकी हम अपील फ़ाइल करेंगे। तो ये तो सारा आपको पहले ही पता है कि फैमिली कोर्ट की भी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट की फिर जो आगे हाई कोर्ट में जाएगी। नो अपील शैल लाई फ्रॉम द डिक्री पास बाय द फैमिली कोर्ट। नो अपील शैल लाई, कोई अपील लाई नहीं की जाएगी। ए डिक्री पास, अगर कोई डिक्री पास की गई डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी। फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर द रीज़न स्पेसिफाइड इन जो रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में जो बताया गया उनके अलावा जो है ना अगर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज की है तो फिर उसके खिलाफ अपील दायर नहीं की जाएगी। बी में कहा गया टू फॉर डावर नॉट एक्सटीडिंग ₹100। अगर 100,000 है तो उसके खिलाफ जो है ना अपील जो है ना वो नहीं दायर की जाएगी। और उसके बाद मेंटेनेंस जो लेस दैन जो है 5,000 से कम है तो उसके खिलाफ भी अपील नहीं दायर की जाएगी। नो अपील और रिविजन शैल बी लाई अगेंस्ट द इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट। नो अपील और रिविजन शैल लाई अगेंस्ट एन इंटरिम ऑर्डर पास्ड बाय द फैमिली कोर्ट। तो कोई अपील लाई नहीं की जाएगी इंटरिम ऑर्डर खिलाफ जो है ना जो कोर्ट ने फैमिली कोर्ट ने दिया हुआ है उसके खिलाफ। The appellate court referred to section 1 dispose of the appeal within the period of 4 months। appellate court 4 महीनों के अंदर उस जो है ना अपील को डिसाइड करेगी। सेक्शन 16 है contempt of court। A person shall be guilty of the contempt of court without lawful excuses। अगर कोई भी इंसल्ट करता है पर्सन एनी इंसल्ट फैमिली कोर्ट की इंसल्ट करता है तो उस पर contempt of court लगेगी। इंटरप्शन करता है काम में फिर contempt of court लगेगी। उसको मिसबिहेव करता है, कोई इंटरप्शन करता है, मिसबिहेव करता है यानी कोर्ट प्रीमिसेस में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है, थ्रेट करता है किसी को, फिजिकल फोर्स यूज़ करता है तो फिर उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। और उसके बाद है जी रिफ्यूज़ टू आंसर एनी क्वेश्चन बट बाय द फैमिली कोर्ट। अगर वो जो बाउंड है उसका आंसर देने का वो रिफ्यूज़ करता है फिर उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। रिफ्यूज़ टू टेक ओथ टू स्टेट द ट्रुथ एज ए साइन स्टेटमेंट मेड बाय द इन द फैमिली कोर्ट। तो इन सारी चीज़ों पे जो है ना वो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकती है, तो ये इनसे अवॉइड करना चाहिए। तो ये जो है ना आगे सेक्शन 17 कह रहा था, इस पे भी डिटेल लेक्चर एक पढ़ा हुआ है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड कि जो सेक्शन जो बताए गए हैं हमें शेड्यूल में CPC में क्यों सर नहीं लगेंगी, उन पे अप्लाई नहीं होगी सिवाय रेस्ट जुडिकाटा के।
जो कि हमने सेक्शन शेड्यूल में देखा गया ना, हमने नीचे 2 शेड्यूल दिए हैं हमें इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2, उन पे CPC और QS अप्लाई नहीं होगी सिवाय रेस्ट ड्यूटी का हटा के। उसके बाद आ गया सूट फॉर मेंटेनेंस का सूट जो है ना 17(a) की आपने बड़ी देखे होंगे अदालतों में, आप जब जाएंगे 17(a) की कार्रवाई आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होती है। सूट फॉर मेंटेनेंस का जो है ना इसमें ये होता है कि इन सूट फॉर मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट शेल ऑन द डेट ऑफ द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द डिफेंडेंट फिक्स इंटरम मंथली अलाउंस मेंटेनेंस फॉर द वाइफ टू द चाइल्ड एंड डिफेंडेंट फेल्स टू पे मेंटेनेंस बाय 14 डे ऑफ द मंथ द डिफेंस ऑफ द डिफेंडेंट शैल बी स्ट्रक ऑफ। तो जब सूट मेंटेनेंस आता है तो कोर्ट उसी दिन सूट फॉर मेंटेनेंस जो है ना लगा देती है, और अगर 14 दिन के अंदर अंदर जो है ना वो और द चाइल्ड डिफेंडेंट फेल्स टू मेंटेनेंस बाय 14 डेज ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 14 तक अगर वो मेंटेनेंस पे नहीं करता, डिफेंस जो है ना उसका वो स्टक ऑफ कर देता है, फैमिली कोर्ट्स का स्टक ऑफ कर देगी। एंड डिक्री सूट मेंटेनेंस ऑन द बेसिस ऑफ द एवरमेंट एंड द प्लेंट एंड अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस। ठीक है, तो उसके मुताबिक डिग्री जारी कर दी जाती है। फिर अगर जो है ना वो अगर वो नहीं करता ना, वो देता 14 तक, तो उसका डिफेंस स्टक ऑफ कर दिया जाएगा, उसकी फिर डिग्री जारी कर दी जाएगी। डिग्री ऑफ मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट में फिक्स अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस हायर देन द अमाउंट पेड फॉर प्लेंट ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ द टाइम और एनी रेलेवेंट सर्कमस्टांसिस। अगर कोर्ट को लगे ख़र्चा ज़्यादा है तो कोर्ट अपनी सोच से ज़्यादा कर सकती है, कम सोच से ज़्यादा काम या ज़्यादा कर सकती है। तो मतलब जैसे कि 2000 खर्चा अगर है तो वो 5000 10,000 कर सकती है। 100,000 तो बहुत शराब के लिए गुजारा ही नहीं होता, किसी का आमदनी नहीं है, 2 लाख लिखा वो कह रहे हैं, तो उसके मुताबिक जो है ना फिर वो सारा कुछ देखेगी कोर्ट, आगे देखेगी फिर कि उसकी सारी चाहती है एविडेंस भी देख वो पता भी करवा सकती है कि हस्बैंड की कितनी क्या काम करता है, कि कितनी इनकम है, वो पे स्केल मंगवा सकती है, तो जितना भी है ना उसकी सैलरी स्लिप मंगवा सकती है उसकी, ताकि वो पता चल सके। प्रेस्क्राइब एनुअल इंक्रीमेंट 10% के हिसाब से उसका एनुअल इंक्रीमेंट होता है। इफ़ द कोर्ट फीस डज नॉट प्रेस्क्राइब एनुअल इंक्रीमेंट, अगर वो इंक्रीमेंट नहीं लिखती तो यही समझा जाएगा कि 10% जो है ना इसका हर साल एनुअल इंक्रीमेंट होगा। फॉर द पर्पज़ ऑफ द फिक्सिंग द मेंटेनेंस द फैमिली कोर्ट समन द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये मैंने आपको पहले बता दिया अभी कि ऑर्गेनाइजेशन से जो है ना रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मंगवाएगी ऑर्गेनाइजेशन से, कि देखेगी इसकी कितनी रिसोर्सेज हैं, क्या काम करता है, फिर मेंटेनेंस जो है ना उसका लगाएगी। तो उसके बाद आके फिर जो है ना 17(b) जो है वो ये कहता है कमीशन जो है ना इस काम के लिए कमीशन भी मुकर्रर कर सकती है वो, और लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, इंस्पेक्टर एंड डॉक्यूमेंट्स को इंस्ट्रक्ट करने के बाद ये सारा कुछ ये कर सकती है। और उसके बाद कोर्ट फीस जो है ना इसमें 15 रुपये कोर्ट फीस होती है, जितना मर्ज़ी को केस हो जाए, जो मर्ज़ी केस हो जाए, 15 रुपये कोर्ट फीस होती है इसमें। एक ही कहता है जी नथिंग इन दिस एक्ट शेल बी डीम टू फैक्ट एनी प्रोविजन मुस्लिम लॉ एविडेंस। जो कानून उधर दिए गए हैं तो उनको ये मुतासर नहीं करेगा, जो MFLO में दिए गए हैं। 21(a) में ये बताया गया है कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बीवी की है उसकी फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत ही फाइल कर सकती है। ठीक है, और 22 में आगे फिर ये कहा गया है कि फैमिली कोर्ट शैल नॉट हैव द पावर टू इशू द इंजंक्शन। फैमिली कोर्ट को इंजंक्शंस जो है ना वो इशू नहीं करेगी। और स्टे प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर द चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो नहीं स्टे नहीं कर सकती है, उसमें इंजंक्शन पास नहीं कर सकती है। तो इसमें में फिर आगे कहा गया कि कोई भी शादी की रजिस्टर हो चुकी है उसकी रजिस्ट्रेशन के मुतालिक फैमिली कोर्ट को कोई सवाल नहीं उठा सकती है, ना ही एविडेंस सुन सकती है उसके बारे में। तो उसके बाद 25वां जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के बारे में, इसका मैं आपको समराइज़ करके बता देता हूँ क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया। इसमें ये कहते हैं कि कोई भी सूट अगर प्रोसीडिंग अगर ज़िले से में मौजूद है दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करना है तो फिर हाई कोर्ट करेगी। ठीक है, अगर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में ट्रांसफ़र करना है केस तो उसको फिर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी। तो अगर एक ही ज़िले के अंदर करना है तो फिर डिस्ट्रिक्ट जज करेगा। एक ही ज़िले के अगर अंदर करना है तो फिर उसको डिस्ट्रिक्ट जज करेगा, और एक ज़िले से बाहर है तो फिर उसको हाई कोर्ट करेगी। तो डिस्ट्रिक्ट जज जुरिस्डिक्शन एप्लीकेशन पे किसी भी सूट को एक कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट जज की जुरिस्डिक्शन है कि वो एप्लीकेशन पे किसी भी सूट को फैमिली कोर्ट से दूसरी फैमिली कोर्ट में भी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है।
तो अगर 30 दिन के अंदर अंदर जो है 30 दिन से ज़्यादा फैमिली जज छुट्टी पे हों तो फिर क्या होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट जज जो है ना फिर उसको सुनेगा, एक सूबे से दूसरे सूबे में सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी। अब जैसे ही आपको पता है ना, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाना है तो फिर एक ही ज़िले से अंदर है ना, एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाना तो हाई कोर्ट, एक ज़िले के अंदर करना है डिस्ट्रिक्ट जज, और एक सूबे से दूसरे सूबे में जाना है ट्रांसफ़र करना है केस को तो फिर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, तो ये सारा कुछ बताया गया है। तो जिसको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो वो उसके पास भी वही राइट्स हासिल होंगे जिसने केस को प्रोसीड किया था, यहाँ से प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई थी। ज़रूरी नहीं कि जिसको ट्रांसफ़र कीजिए वो नए सिरे से केस को स्टार्ट करे। तो ये सारा कुछ इसमें ना ट्रांसफ़र ऑफ केसेस में ये सारा इसमें बता दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें हमारा फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 था, जिसमें हमने सारा इसको कंप्लीट डिस्कस किया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।